नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का ट्रक पर न चढ़ना दुख और कष्ट भाजपा को। दूसरा, अमेरिका के बाद अब चीन बताएगा कि किसको नमस्ते करें, किसको सलाम करें। और तीसरा, गुजरात मॉडल का सच फिर सामने आया, लोग मरे पर प्रश्न पूछना मना है। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे एक बार आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि आप एक छोटी रकम हमें हर महीने आर्थिक सहयोग के रूप में देते हैं, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी कुछ हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। चैनल चलाने में जिस तरह से चैनल चलाते हैं उसका एक खर्चा है, और वो आपके आर्थिक सहयोग अगर मिलता रहेगा तो चैनल चलाना आसान रहेगा। तो सबसे पहली बात, पप्पू यादव कन्हैया कुमार का ट्रक पर ना चढ़ना दुख और कष्ट भाजपा को। कल पटना में चक्का जाम था, एक बड़ी रैली हो रही थी और उस रैली को के लिए राहुल गांधी भी गए थे और वो इंडिया गठबंधन के सारे लीडर्स थे। एक बड़े ट्रक में लोग आगे चढ़ के उस रैली में चल रहे थे। इलेक्शन कमीशन की जो अभी मतलब बिना सिर पैर का जो एक डिक्टेट आया है कि सब लोग नए ढंग से अपना वोटर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाओ, उसके खिलाफ वहाँ पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है और जिसमें पप्पू यादव उस ट्रक पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जो सुरक्षाकर्मी हैं वो उनको मना कर रहे हैं। ये भी हुआ कि कन्हैया कुमार को भी उस ट्रक में नहीं चढ़ने दिया गया। इसको वायरल ज़्यादा किया गया है भाजपा की तरफ से और ये बताया जा रहा है कि इसका मुख्य कारण इसके पीछे तेजस्वी यादव का निर्णय था, क्योंकि तेजस्वी यादव ऐसा अब जो प्रचारित किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव के बीच बनती नहीं है, इसलिए वो उनको नहीं चढ़ने दिए, और तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार में कहीं कंपटीशन देखते हैं तो उनको यह है कि नहीं कन्हैया कुमार को भी इसमें नहीं चढ़ने देंगे। इस तरह की बातें प्रचारित की जा रही हैं। अब जरा दो तीन बातें समझ लीजिए। पहली चीज़ यह है कि तेजस्वी यादव का भी मन में क्या है। तेजस्वी यादव के मन में मेरे हिसाब से भाई यही है कि बिहार का चीफ मिनिस्टर बन जाए, यही तो सबसे बड़ी उनके मन में इच्छा होगी। तो क्या इस समय अभी जैसी स्थिति है, चुनाव 2 महीने बाद होने जा रहे हैं, तो क्या कहीं से भी दूर दूर ये लगता है कि पप्पू यादव या कन्हैया कुमार चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे अगर वो उनको ट्रक पे चढ़ने दें? क्या ये लगता है कि मैं ये बातें इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर पप्पू यादव पूरी तरह से मदद ना करें, अगर कन्हैया कुमार पूरी तरह से मदद करें ना करें, तो उससे फायदा किसका होगा? इंडिया गठबंधन का होगा। इंडिया गठबंधन जीतेगी तभी तो तेजस्वी यादव बनेंगे। दूसरी तरफ पप्पू यादव ने उसके बाद बयान दिया, आके प्रेस से मिले, उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल ये बात है, और कहने अब मैं क्या करूं, अब जनता, ये तो जनता के बीच वो आ गए। और 2-3 चीज़ें हमें भी आपको भी समझना होगा। पहली चीज़ यह है कि वो जो ऊपर लोग थे वो इंडिया गठबंधन के हर पार्टी के शीर्षस्थ नेता थे। यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह राहुल गांधी एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन वहाँ पे थे, नहीं तो मतलब कांग्रेस के तो वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे। बाकी सारे लोग जो ऊपर थे वो अपनी अपनी पार्टी के ऑफिशियली नंबर 1 को थे। जैसे तेजस्वी यादव हों या बेबी हों या जितने भी लोग थे, दीपांकर भट्टाचार्य साहब हों, इस सब लोग अपनी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष या जनरल सेक्रेटरी, जो भी उनके पार्टी का नंबर 1 होता है संगठन में। ऐसे में पहली चीज़ यह है कि क्या वहाँ पप्पू यादव या कन्हैया कुमार का कोई स्थान था उस जगह? नंबर 1। नंबर 2, एक चीज़ और समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में बहुत से लोगों ने देखा, जहाँ जहाँ आप देखते हैं, सिर्फ अगर कांग्रेस की रैली होती और उसमें पप्पू यादव और कन्हैया कुमार नहीं चढ़े होते तो बिल्कुल ये बात नाजायज़ थी। उनका बिहार में अगर आज कोई भी रैली कांग्रेस की होती है, कोई भी होता है, तो उसमें इन दोनों लोगों का रोल ज़रूरी है।
लेकिन अगर इंडिया गठबंधन का होता है तो मतलब मैंने तो कम से कम इसमें कोई वो नहीं देखा कि अगर इन लोग नहीं चढ़े या नहीं वो हुए तो इसमें कोई ऐसा हुआ। दोनों लोग सीजन्ड हैं। मैं पप्पू यादव के बारे में बता दूं कि पप्पू यादव ये ध्यान रखिएगा 6 बार के सांसद हैं, 6 बार। 1991 1991 में पहली बार सांसद बने। आज करीब 36 साल हो गया है उनको सांसदी का। उनकी पत्नी सांसद रही हैं, वो सांसद रहे 91, 96, 99, 2004, 2014, 2024। और जब भी वो सांसद बने हैं, जिस भी पार्टी से बने, वो अपने दम पे बने हैं। उनको पार्टी का वोट नहीं मिलता, वो एक पार्टी का टिकट भले ही ले लें, कभी लोजपा, कभी समाजवादी पार्टी, वो, लेकिन वो बनते अपने दम पे हैं। तो उनको उस ट्रक पे चढ़ के क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये अलग बात थी। और मैं इस बात से बिल्कुल मानता हूँ पप्पू यादव की कि कहीं पे भी कुछ होता है पप्पू यादव वहाँ उपस्थित रहते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिहार का इलेक्शन हो गया था, इलेक्शन ख़त्म करके मैं लखनऊ में मिला था उनको, फिर मैंने रायबरेली में मुझे मिले। बिहार का इलेक्शन ख़त्म करके वो व्यक्ति लखनऊ आ गया, लखनऊ से वो रायबरेली अमेठी में जाके उसने चुनाव प्रचार किया था। कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन किया था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पप्पू यादव वहाँ उपस्थित रहते हैं जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है। 6 बार के एमपी हैं। मेरे ख्याल में इस लोकसभा में उनसे ज़्यादा बार का एमपी 1 या 2 लोग अगर कोई होंगे तो होंगे। मेनका गांधी शायद उनके बराबर के, उनसे ज़्यादा बार शायद होंगे। बाकी वो वन ऑफ द सीनियर मोस्ट एमपी ऑफ लोकसभा हैं। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिए। दूसरा, कन्हैया कुमार स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आते हैं, जहाँ पे भीड़ में चढ़ना, भीड़ में उतरना, भीड़ में धक्का, ये सब उनको यूज टू हैं। तो कन्हैया कुमार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कन्हैया कुमार एक इससे पहले एक बड़ा कार्यक्रम बिहार में किए हैं, जब उन्होंने पद यात्रा की थी, पद यात्रा नहीं, एक जनरल यात्रा की थी, लोगों से मिले थे। तो मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों, अब जो भाजपा की तरफ से प्रचारित हो रहा है, बहुत गुस्से में हैं। और कन्हैया कुमार और पप्पू यादव दोनों लोग इस चाहे जितना भी गुस्सा हो जाएं, लेकिन वो एनडीए में जाके बैठ जाएंगे, ये संभव नहीं है। तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं थी कोई, क्योंकि कोई जनरल भाषण तो हुआ नहीं, ऊपर से ही सारे जो इंडिया गठबंधन के मुख्य लीडर थे उन्होंने अपनी अपनी बात कही थी और वहीं से मामला खत्म हो गया था। ये इस बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बीजेपी, जो आदत है बीजेपी की, आपस में झगड़ा लगाओ, आपस में झगड़ा लगाओ, कहीं ना कहीं से झगड़ा, 10 जगह कोशिश करोगे तो एक जगह सफल हो ही जाओगे, इस तरह की बात है। अब दूसरी बात, अमेरिका के बाद अब चीन बताएगा किसको नमस्ते करिए और किसको सलाम। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 6 जुलाई को दलाई लामा साहब, जो 14वें दलाई लामा हैं, उनका जन्मदिन था। ये जन्मदिन इंपॉर्टेंट था, उसमें कई चीज़ें हैं, वो मैं बताऊंगा। जो ताज्जुब की बात है कि मोदी जी बाहर विदेश में थे, उन्होंने दलाई लामा साहब को एक संदेश भेजा कि 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आपको जन्मदिन की बधाई देते हैं, इत्यादि इत्यादि। चीन का स्टेटमेंट आया है कि हाउ डेयर, आपने उनको जन्मदिन की मुबारकबाद दी कैसे? ये चीन बोल रहा है मोदी से, नहीं। अब आप हमसे पूछिए, लिखिए एप्लीकेशन, सर आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट, आई वांट टू विश मिस्टर दलाई लामा ऑन हिज बर्थडे, सो कैन आई विश, प्लीज अप्रूव। तो मैं अप्रूवल देंगे वहां से, तब ये चाहता है चीन। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय चीजें इंपॉर्टेंट हैं। दलाई लामा साहब 14वें दलाई लामा हैं, एक लंबी परंपरा है इस दलाई लामा की। और तिब्बत जो देश है, वो दलाई लामा उसके स्पिरिचुअल, धार्मिक और राजनीतिक दोनों नंबर 1 होते हैं। 1950 में दलाई लामा आए, फिर तिब्बत के ऊपर चीन आ गया। चीन ने पहले तो इनको गद्दी पे बिठाया, उसके बाद 1959 में दलाई लामा की जान के ऊपर ये था कि उनकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी। वो अपनी जान बचा के भागे, चीन को उन्होंने छोड़ा और वो भारत में आ गए। भारत ने उनको शरण दी, भारत में वो रहे और भारत में ही तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल सरकार बनी हुई है। एक तिब्बत लोग अपने उस मूवमेंट को चला रहे हैं, वो अपनी सरकार चलाते हैं, भारत की भूमि भी से चलाते हैं, छुप के नहीं चलाते हैं, अंडरग्राउंड मूवमेंट नहीं है,
गांधी के रास्ते पे चल के नॉन वायलेंट तरीके से अपनी सरकार चला रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं पूरे विश्व में। और उन दलाई लामा के एफर्ट को 2011 में उनको विश्व का नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। हुआ क्या है, चीन क्यों परेशान है, ये भी जरा समझ लीजिए। दलाई लामा साहब ने 2011 में एक ऐलान किया कि दलाई लामा को एक चूज करने की एक परंपरा होती है कि वो जब हो जाएंगे तो एक सेट ऑफ रूल्स है कि फिर कुछ लोग जाएंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे, फिर वो उनमें वो ढूंढेंगे कि अच्छा यही असली दलाई लामा है, फिर उनको लाएंगे, फिर उनको, वो एक लंबा प्रक्रिया है। और जब ये दलाई लामा की मृत्यु हो जाती है उसके बाद वो खोज शुरू होती है, और वो दलाई लामा 2 साल, 4 साल, 3 साल, 5 साल के मिलते हैं। तो जब तक वो दलाई लामा फिर अपने मतलब पढ़ लिख करके अपनी गद्दी पे बैठते हैं, तो वो एक 20 साल का पीरियड ऐसा होता है जिसमें उनकी जो सरकार है वो चला रही होती है, दलाई लामा नहीं रहते हैं। उनका पॉलिटिकल और रिलीजियस हेड उस 18-20 साल के पीरियड में नहीं रहता है। दलाई लामा साहब 15 साल की उम्र में इनको राजगद्दी, तो मतलब वो 15 साल का है, 20 नहीं तो 15 साल का पीरियड है। अब हुआ क्या कि 2011 में दलाई लामा साहब ने जब देखा दुनिया, तो उन्होंने कहा कि भाई अगला जो दलाई लामा 15वें होंगे उसकी कोई ऐसी बहुत ज़रूरत नहीं होगी। ये जो चीन की सरकार, अरे माफ़ कीजिएगा, जो तिब्बत की सरकार यहाँ है, वही लोग मिलके आगे का तय करेंगे कि कैसे इसको चलाया जाए। और उन्होंने दूसरा अनाउंसमेंट ये किया कि अब मैं केवल धार्मिक गुरु रहूँगा, मैं स्पिरिचुअल लीडर रहूँगा, मैं अब राजनीतिक गुरु से अपने को अलग करता हूँ, राजनीति से अलग करता हूँ। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं जिंदा रहा तो अपने 90वें वर्षगांठ पे 2025 में मैं इसको रिव्यू करके तब बताऊंगा कि इसमें क्या करना चाहिए। 2 जुलाई 2025 में दलाई लामा ने कहा है कि नहीं, हमें 15 दलाई लामा इस धरती पे अवतरित होंगे। उसका एक सिस्टम बना दिया गया है, एक ट्रस्ट बनाया गया है, उसमें बता दिया गया है कि कैसे 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 उसको ढूंढिएगा। उन्होंने कहा है क्योंकि ये तिब्बत की आज़ादी की बात है, तो वो चीन की धरती से बाहर कहीं पैदा होंगे, ठीक है। और उनका प्रोसेस वही होगा, कैसे ढूंढे जाएंगे, कैसे वो होंगे। अब चीन को इसमें दिक्कत है, चीन नहीं, वो हम बताएंगे कि कौन दलाई लामा, हमसे अप्रूवल नहीं। जैसे यहां कहा जा रहा है ना कि हमसे बर्थडे विश करने का अप्रूवल हमसे लीजिए, उसी तरह से चीन उनसे कह रहा है कि नहीं, आपके दलाई लामा कौन बनेंगे हम बताएंगे। जबकि आपको जानकारी के लिए बता दूं, चीन की सरकार नास्तिक सरकार है, वो ईश्वर का वजूद नहीं मानती है, धर्म को नहीं मानने वाली सरकार है। वो कह रही है कि आपका ये, इसमें हम इंटरफियर करेंगे, कैसे लोग इसको करना है। अब दलाई लामा साहब ने एक चीज़ ये कह दी, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो हमारा पॉलिटिकल वो सिस्टम है वो ऐसे ही चलेगा। अब इससे चीन को बहुत परेशानी है। लेकिन इसमें एक आदमी, एक तरफ तो चीन ने ये किया, तो जब मोदी जी ने उनको शुभकामनाएं दी तो उस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन ऑफिशियली वो किया है। किरण रिजिजू जी वहाँ गए, अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी वहाँ गए। पेमा खांडू ने एक ज़बरदस्त बयान लेकिन दे दिया, हालांकि वो बीजेपी के हैं चीफ मिनिस्टर, बयान लेकिन उन्होंने अनलाइक बीजेपी दिया है। अब उसका कारण ये भी हो सकता है, जो पेमा खांडू जी हैं वो 2016 तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, फिर जैसे बीजेपी का होता है 2016 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई, उसके चीफ मिनिस्टर बने, फिर 2016 में ही उन्होंने दिसंबर में शायद बीजेपी के साथ मर्ज हो गए, वो बीजेपी के सर्वे सरवा है, और वहाँ से अरुणाचल में तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, ठीक से सरकार चला रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा, जब वहाँ पत्रकार से वार्ता कर रहे थे, किसी पत्रकार ने पूछा कि और अरुणाचल की जो बाउंड्री है वो तो चीन, उन्होंने नहीं करेक्ट, अपने को करेक्ट करिए, चीन से हमारी कोई बाउंड्री नहीं मिलती है, हमारी बाउंड्री तिब्बत से मिलती है। और फिर उन्होंने उसका खुलासा किया कि कैसे अरुणाचल एक इम्पॉर्टेंट ऐसे ही बॉर्डर स्टेट है जिसकी 3 अलग देशों से बाउंड्री मिलती है। एक तरफ भूटान है, सबसे लंबी बाउंड्री तिब्बत है, और फिर हम म्यांमार हैं, पुराना बर्मा। और उन्होंने कहा कि चीन से तो हमारी कहीं बाउंड्री नहीं, हमारे भारत की किसी स्टेट की बाउंड्री चीन से नहीं मिलती है, हमारी तो तिब्बत से बाउंड्री मिलती है। अब चीन को तो इसमें बिल्कुल मतलब आग लग गई है। आग लगने का कारण यह है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना राज्य मानता है,
अरुणाचल प्रदेश का कोई व्यक्ति चीन में, जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन भी जाते हैं स्पोर्ट्स में भाग लेने, तो चीन उनको वीसा देता है अलग से, उस स्टैंप नहीं उस पर करता है, क्योंकि वो कहता है वो तो हमारा राज्य है। पेमा खांडू जी का कहना ये है, उनको डर ये जो है कि उनका कहना है कि चीन से हमें बहुत होशियार रहना है, क्योंकि वो जो एक बांध बना रहा है यालिंग सांगपो, जो ब्रह्मपुत्रा हमारी वहाँ पे कहलाती है, इसी नाम से ब्रह्मपुत्रा वहाँ है, उस पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बन रहा है। अब पेमा खांडू जी कहते हैं कि ये चीज़ समझ लीजिए कि चीन ने किसी इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी में साइन नहीं किया, तो उसका जो मन आए वो करेगा। वो उस बांध बना के अगर एकदम से पानी रिलीज करेगा, जो वो कर सकता है, चीन इज़ नॉट, वो बार बार ये कह रहे हैं क्योंकि वो किसी इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी में नहीं है, कहीं नहीं मानता है, जो मन आएगा वो करेगा। तो उसके ऊपर ये हम लोग इत्मीनान नहीं कर सकते हैं कि वो एकदम से पानी छोड़ देगा, आदमी मरेंगे, जान माल का खतरा होगा, नुकसान होगा, तो कहने लगे उसको कैसे किया जाए, इस पे ध्यान रखना चाहिए। और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा है कि हमारी बाउंड्री तो तिब्बत से मिलती है, और मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। आज भी भारत की सीमा की रक्षा इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस करती है, इंडो चाइना बॉर्डर पुलिस नहीं करती है। वी हैव स्टिल इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। अब आ जाइए तीसरी बात पे। गुजरात मॉडल का सच फिर सामने आया, लोग मरे पर प्रश्न पूछना मना है। मैंने कल इस पे लाइव में श्रद्धांजलि के रूप में कहा था, अपनी बात कही थी। गुजरात में फिर एक पुल टूट गया, गिर गया, टूट क्या गया, गिर गया। वडोदरा से आनंद जाने वाले रास्ते में एक नदी पे पुल बना हुआ है, 43 साल पुराना पुल है, उसका रिपेयर हर साल होता है। पिछले साल रिपेयर हुआ है। वो पुल सुबह बीच से टूट गया, उसमें चलते हुए वाहन नीचे गिर गए, 12 लोग, या अब लोग कह रहे हैं 15 लोग, लेकिन 12 की तो कंफर्म न्यूज़ है, 12-15 लोग मर चुके हैं, जिनकी बॉडी मिल चुकी है। बाकी कितने मिले और क्या क्या हुआ ये नहीं मालूम। वहाँ पे जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका कहना यह है कि इसके बारे में 3 साल पहले लिखित शिकायत की थी, पुल की स्थिति ठीक नहीं है, अजीब सी आवाज़ें आती हैं, लेकिन रिपेयर होने का तो बजट निकला, लेकिन वो रिपेयर पुल में हुआ या किसी की जेब में वो पैसा गया, ये तो जांच का विषय है। गुजरात में कोई जांच होती नहीं है। नो वन किल्ड सोहराबुद्दीन, नो वन किल्ड हरेन पांड्या, इस तरह के अनगिनत प्रश्न हैं जो गुजरात में हैं। 135 लोग मोरबी पुल गिरने से मरे थे, लेकिन वाह रे गुजरात और वाह रे गुजरात की जनता, कितनी रिसाउंडिंग विक्ट्री दी थी गुजरात को। तो नेताओं का वहाँ कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो हमारे विश्वगुरु हैं, वहाँ पे मोदी जी आते हैं, अमित शाह आते हैं, तो वहाँ कौन पूछे। लेकिन एक पुल जिसके लिए अब कुछ भाजपा ये कह रहे हैं कि तो कांग्रेस के ज़माने का बना हुआ पुल था, कांग्रेस ने उस समय तय किया था कि जब भाजपा की सरकार आएगी और जब मोदी जी 25 साल राज कर चुके होंगे गुजरात और सब, तब लोग एक ऐसा पुल बनाएंगे कि गिर जाए, और मोदी जी की इस तरह की सोची। कितनी लंबी प्लानिंग कांग्रेस करता है। 43 साल पहले मोदी जी को बदनाम करने के लिए उसने काम किया था कि 25 साल बाद, मोदी जी के 25 साल के राज के बाद ये काम करेंगे। लेकिन अगर आप जिम्मेदारी फिक्स नहीं करेंगे, अभी हादसा हुआ एयर इंडिया का गुजरात में, कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं हुई। पहलगाम, कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं हुई। ये जो एक नया कल्चर गुजरात मॉडल का है, कोई जिम्मेदारी फिक्स मत करो, मामला रफा दफा करो, पैसा दो, मुंह बंद करो और फिर भूल जाओ। और अगर कोई गलती से इस पे प्रश्न उठाए तो उसको देशद्रोही कह के उसका पहले बदनाम करो, और अगर तब भी ना माने तो उसको जेल में बंद कर दो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।